से यूएसए ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबाया है। ईरानी युद्धपोत पर हमले से 80 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबोया है। श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी सबमरीन ने डुबोया। आपको बता दें कि इस बीच जो है एक्सरसाइज के बाद भारत से लौट रहा था ईरानी शिप, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में लगातार इस बीच जो हालात हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि महासागर में भी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया है। हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये बड़ी खबर लगातार इस बीच बड़े बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है और इसकी गूंज हिंद महासागर तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेक्सिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाकर डुबो दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस हमले में करीब 80 ईरानी सैनिकों और अधिकारियों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान उकसावे वाली कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका उसका कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। यानी ये टकराव अब और बड़ा रूप ले सकता है। यानी एक तरफ समुद्र में सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ राजनीतिक और सुरक्षा आरोप। अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए भी रणनीतिक चुनौती बन सकती हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जो भारत के समुद्री हितों के लिए बेहद अहम माना जाता है। तो क्या अमेरिका ईरान टकराव अब बड़े युद्ध में बदलने वाला है? क्या हिंद महासागर नया रण क्षेत्र बन जाएगा और इसका असर भारत की सुरक्षा और रणनीति पर भी कितना पड़ेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हालात सबसे ज्यादा खराब है। Yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. This is not a mission accomplished situation. This is simply a reality check. The combination of U.S. and Israeli intelligence and combat power will control Iran, and will control it soon. तो इसी बीच यहाँ पर लगातार हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से भी बार बार दावा किया जा रहा है कि स्थिति जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और ईरान पर आने वाले समय में बड़ा हमला किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं कि आने वाले समय में स्थिति अगर और भी ज़्यादा ख़राब होती है तो ऐसे में अमेरिका के लिए एक तरफ चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर भी अब खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट है, करोड़ी सिंह मिडल ईस्ट एक्सपर्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मिडल ईस्ट में बदलते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान पर भी खतरा मंडरा सकता है? तरुण जी धन्यवाद, जय हिंद। आपने अपने चैनल पे बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया और जो बड़े वरिष्ठ पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, करोड़ी सिंह जी हैं, तेजावत जी है, तो इनके साथ बात करना हमेशा अच्छा रहता है। देखिए तरन्नुम जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से लड़ाई चल रही है और जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला हो रहा है, तो उससे तो नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में कोई शांति का प्रस्ताव आए या कोई शांति वहां पर हो। दोनों तरफ से जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और उसकी वजह से अब जो है ये जो कि खबर आपने बताई है कि जो एक ईरानियन शिप था उसको जो है टॉर्पेडो मार के जो उसको डुबो दिया गया है, उसके संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि ये देखिए, पहली बात तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, नंबर दूसरा वो वॉरशिप नहीं था, तो इसलिए, और वो तीसरा जो भारत के बुलावे पे वो आया था, मतलब वो भारत का मेहमान था। तो मुझे लगता है कि भारत की संभुता पे और जो है सिक्योरिटी पे ये एक जो है धब्बा है।
और मुझे ये लगता है कि बाकी जो किरोड़ी सिंह जी और तेजावत सिंह बताएंगे कि ये जो है, मेरे को लगता है भारत सरकार को इसका जो है कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और इसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको जो है पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास भी अगर आके जो है ईरानियन शिप को, जो कि वॉरशिप नहीं था और इंटरनेशनल वाटर में था, उससे कोई खतरा नहीं था अमेरिकन को, तो उसको भी अगर डुबो दिया जाता और उसमें जो है तकरीबन 148 लोग जो है मिसिंग है, तो मुझे लगता है बड़ा ये दुखद जो है एक इवेंट है और उसकी हमको कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है तरुणम जी, अभी लड़ाई चलेगी, क्योंकि अभी तो ईरान ने अभी ड्रोन से ही अटैक करा, अभी तो ईरान की मिसाइल भी बाकी है, तो अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे हालात होते हैं। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। करोड़ी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तरुणम जी, ये जो अभी वार है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान 3 तक सीमित नहीं है। और वार के समय जो वार में इन्वॉल्व पार्टी होती हैं, वो जो सूचनाएं देते हैं उनकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि संजीत जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे डिफेंस के बारे में। वार के टाइम में जो रणनीति होती है, वो बहुत सी रणनीति कभी भी इतिहास के पन्नों में ही नहीं आती हैं, दबा दी जाती हैं, क्योंकि वार के टाइम में हर वारिंग पार्टी होती है वो अलग अलग रणनीति इन्वॉल्व अडॉप्ट करता है, और उस रणनीति में जो सम्मिलित नहीं होते हैं वार में, उनको सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो अलग तरीके से, जैसे अटैक किसी एक कंट्री ने किया, नाम उसके सामने वाले की तरफ से कर देते हैं, तो इस तरह की जो रणनीति होती है वो बड़ी डेंजरस होती है। तो अब देखिए, ईरान केवल इजराइल को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, और इजराइल केवल और अमेरिका केवल ईरान को नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने लेबनान को भी सम्मिलित कर लिया है। लगातार इजराइल लेबनान पे कर रहा, तो लेबनान तो सम्मिलित हो गया है। अब लेबनान से जो वहां से डिस्प्लेस्ड हैं वो सीरिया में घुस रहे हैं, तो सीरिया में भी एक अव्यवस्था का माहौल बनेगा। दूसरी बात है, जो ईरान अलग अलग जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उन पे अटैक कर रहा है, और लेबनान, ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान पे अगर ईरानी एम्बेसी पे इजराइल अटैक करता है तो हम कहीं भी अमेरिकन इंटरेस्ट है दुनिया में, अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक करेंगे। और अभी एक सूचना आई थी कि टर्की में भी उधर भी एक मिसाइल भेजा था, जिसको नेटो के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। लेकिन उसके तत्काल बाद ईरान के विदेश मंत्री ने टर्की के विदेश मंत्री से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हम केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं, हमारे दूसरे जो साथी हैं उनको नहीं कर रहे हैं। अब एक सूचना यह आ रही है कि वो सिविलियन एरिया पे भी, मिडिल ईस्ट जैसे यूएई या कतर हैं, वहां पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी जगह ईरान टारगेट कर रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि जिन होटलों में अमेरिकन रुके हुए हैं, अमेरिका ने रोक रखा है लोगों को, अपने डिफेंस वाले या सिक्योरिटी वाले, तो उन होटलों पे भी वो कर रहे हैं। तो अभी तक ईरान का ये कहना है कि हम टारगेट केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को कर रहे हैं। इससे एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये वार देशों का वार नहीं होकर एक अलग वार होने का है, क्योंकि जो ईरान के नेता थे वो शिया धर्म के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु थे, और धर्म गुरु ने अभी एक फतवा जारी किया जिसको हम रिलीजियस डिक्री कहते हैं, और वो किसी देश के लिए नहीं होता है, वो पूरे समुदाय के लिए होता है। और उसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति है उसका अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति दायित्व है, किसी देश के प्रति नहीं है। तो उन्होंने शियाओं से ये कहा है कि ये धर्म युद्ध है, जिसको रिलीजियस डिक्री के नाम से कहा गया है, और उसको कोई भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो विड्रा नहीं कर सकती, और उसको विड्रा करने का कोई दूसरा इमाम भी विड्रा नहीं कर सकता। उसको विड्रा करने का एक ही तरीका है कि पहले जो वार एग्रेसर है वो माफी मांगे, माफी मांग के शरिया कानून के तहत उसका कंपनसेशन दे, तो वो हमेशा के लिए स्टैंड करेगा। तो अब शिया समुदाय जहां जहां भी है
उसके लिए ये यानी कि मैंडेटरी करोड़ी हो साहब, गया एक चीज फतवा। साफ है कि ये अभी जो अंत है इसका नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। बने रहिएगा, आऊंगी और भी डिटेल में आपसे समझेंगे। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। यूएस ने जो दावा किया है कि हिंद महासागर में उसने युद्धपोत को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है। क्या लग रहा है, अगर इंटरनेशनल कानून के लिहाज से देखा जाए तो कितना हद तक ये सही है? देखिए, कर्नल साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। और हमारे लिए ये थ्रेट है कि डिएगो गार्सिया में जो अमेरिकन अड्डा है वो सीधा सीधा इंडिया के लिए भी थ्रेट है। और एक तरीके से जैसा कि कर्नल साहब और किरोड़ी सिंह जी साहब दोनों ने ही ये बताया है कि इस तरीके का करना भारत को भी चुनौती है। और ये एक तरीके से ये चुनौती है कि हम आपके संरक्षण में या आपके आसपास के इलाके में जहां आप सोचते हैं कि आपका प्रभुत्व है, वहां पे भी हम एक जो वॉरशिप नहीं है उसको भी हम मार के गिरा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि अब अमेरिका की दादागिरी किस हद तक है। एक दूसरा ये जो है कि बिल्कुल ठीक कहा है करोड़ी साहब ने कि वहां पे शहादत को बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। खासकर हम शिया धर्म में जो शहादत की जो इम्पोर्टेंस है उसको जानते हैं। और उसमें उनका जो पूरा फ्यूनरल है या वगैरह है, तो एक ये संदेश भी हो सकता था कि दरअसल क्योंकि वो इतनी बड़ी जो जनाजे में जा रहे हैं सारे लोग, जिसको अभी क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है कि उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल करने का। तो एक दो दिन के लिए वो रुक गया है, तो ये संदेश दे रहे हैं वो तो खुला है। और अमेरिका चाहे तो वहां बम्बार्डमेंट भी कर रहा है, तो उन लोगों को हुजूम से हटाने के लिए एक संदेश अरविंद दे जी, रहा है तभी कि अमेरिका कह भी रहा है कि एक हमला जी बाकी है और वो हमला बहुत बड़ा होगा ईरान पर। जी बिल्कुल, वो खुले तौर पे अगर वहां की आबादी पे हमला करता है, पर बावजूद इसके लोग वहां पे एकदम बिना डरे हुए इकट्ठे हो रहे हैं। और यहां तक कि जो नजफ इलाका है इराक में, वहां पे भी वहां का जो शिया समुदाय है वो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो वहां के जो जितने भी जो खाड़ी देश हैं, वहां के अंदर आबादी में भी कुछ देशों में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां की सरकारें बहुत ही ज्यादा दमनकारी है। बाकी तमाम जगहों पे अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तरन्नुम जी, संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हिंद महासागर में जो हालात बने हैं, जिसका दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, जैसा कि अरविंद जी ने भी जिक्र किया है। क्या लग रहा है, ओपन वॉर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत कोई ओपन वॉर तो करेगा नहीं, क्योंकि भारत का कोई मतलब नहीं है ये तो। लेकिन हाँ, मेरा ये है भारत सरकार का, मेरे को मतलब ये है कि भारत सरकार को ये जो, क्योंकि ये मेहमान हमारे पास आए थे, एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये वापिस जा रहे थे, ये वॉरशिप नहीं था, ये कोई थ्रेट नहीं कर रहा था, ये इंटरनेशनल वाटर्स में था। उसके बावजूद आपने अगर इसके ऊपर हमला करके उसको डुबो दिया है, तो ये भारत के लिए बड़ी ही जो है शर्मनाक बात है। भारत की डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत अगर जो है इसको निंदा करता है तो अमेरिका खिलाफ हो जाता है, और भारत अगर निंदा नहीं करता है तो दुनिया में बाकी लोग जो है भारत के ऊपर मजाक करेंगे, भारत के ऊपर हंसेंगे, क्योंकि भारत जो अपना एक वर्चुअल बनाना चाहता है इंडियन ओशन में, वो जो है उसका वर्चुअल जो है खत्म हो रहा है। तो भारत बात करता है कि हम जो इंडियन ओशन जो है हमारा जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी देंगे, मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी किस बात की हुई अगर आपके ही घर के पास अगर आपका ही मेहमान को डुबो दिया गया है? तो मेरे को लगता है ये बड़ी जो है कठिनाई की बात है। और अब देखना है कि भारत सरकार इसको किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है, क्योंकि भारत सरकार के लिए भी बैलेंसिंग करना अब दिन पे दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया में। अच्छा संजीत जी, क्या हिंदुस्तान को अब समुद्र सीमा को और भी ज्यादा सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है? बिल्कुल तरन्नुम जी, इसलिए आप देखेंगे पिछले कई सालों में जिस तरीके से हम जो है नेवी को अपनी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है जमीनी लड़ाई नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि अभी भी जमीनी लड़ाई नहीं, अभी जो हवाई लड़ाई है, और आने वाले समय में लड़ाई जो होगी वो समुद्रों में होगी। तो भारत सरकार को और भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने जो है नेवल एसेट्स जो है उनको और बढ़ाना पड़ेगा और उनको और कारगर करना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने ईरान का जो हवाई वो पानी का जहाज लेना जो डुबोया है, उसकी जो है कड़ी निंदा करनी चाहिए और अमेरिका के साथ इसको टेकअप करना चाहिए।
ठीक है करुणा जी। करोड़ी जी, मैं आपके पास होंगी। अब तक हमने देखा कि आसमान और जमीन से ये हमला किया जा रहा था, लेकिन अब समुद्र को भी टारगेट किया जा रहा है, वहां पर भी लगातार पनडुब्बियों को निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले समय में विध्वंसक तस्वीरें देखी जा सकती हैं। देखिए तरन्नुम, एक तो दुनिया के लिए, एक मिडिल ईस्ट के लिए, दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन ओशियन में ईरानी शिप को जिस तरीके से डुबोया है, ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी एक क्राइम है, क्योंकि वो हथियारों से लेस नहीं थे, वो सिविलियन के रूप में थे। तो ये उसी रूप में है जैसे सिविलियंस को मारते हैं, तो जो इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो अब इसको रोकने की मुझे लगता नहीं कि अब कोई बातचीत शुरू होने की बहुत जल्दी संभावना लग रही है, क्योंकि अमेरिका अलग से प्रयास भी कर रहा है कि जो कुर्द हैं ईरान में, उनके नेता से, उनकी एक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिश है, उसके नेता से ट्रंप ने बात की है। तो इराक के कुर्द की तरफ से हथियार सप्लाई करके, क्योंकि कुर्द लंबे समय तक ऑटोनॉमी के लिए, सेपरेशन के लिए ईरानी सरकार से लड़ रहे हैं। वो जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 79 में, तब भी विद्रोह किया था। तो एक तो उनको करके ईरान के टुकड़े करवाने का प्रयास वो कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो मेन समुदाय है माइनॉरिटी का, वो अजरी हैं, अजरबैजानी के वो एथनिक ग्रुप के हैं। तो वो, लेकिन अजरी इसलिए अभी विद्रोह नहीं कर रहे हैं कि ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में और सेना में उनको बहुत अच्छी पोजीशन मिली हुई है, तो वो डिवाइडेड है। तो वो अजरी समुदाय है, वो तो इंस्टिगेट नहीं होगा, लेकिन कुर्द तैयार हैं। तो कुर्दों का अब आंदोलन ईरान में शुरू हो गया है, तो वो किस रूप में जाएगा, तो अब अमेरिका हो सकता है कि ईरान के टुकड़े टुकड़े करवाए। मुझे नहीं लगता कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना वहां के लिए अच्छा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि अब यूनाइटेड नेशंस की शनिवार को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रस्ताव पास होगा। निश्चित रूप से वीटो करेगा अमेरिका, और उसके अलाई भी साथ हो सकते हैं। एक अन्य विकल्प मुझे अभी लग रहा है कि यूएन जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया जा सकता है, और उसमें अमेरिका के अगेंस्ट में प्रस्ताव पास किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका उसको मानेगा, मुझे उसकी संभावना बहुत मुश्किल लगती है। डायरेक्ट टॉक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले भी जो बातचीत का सिलसिला चला था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो डायरेक्ट नहीं था, वो ओमन की मध्यस्थता से था। तो ओमन वाले दोनों तरफ की बातें इधर उधर कन्वे कर रहे थे दोनों साइड में, तो डायरेक्ट बातचीत होना संभव नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से इसको रोका जाए, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि एक सभ्यताई वार के रूप में हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने थोड़े दिनों पहले एक अलग से प्रस्ताव रखा था कि हेक्सागोन अलायंस होगा। हेक्सागोन का मतलब होता है उनका रिलीजियस जो सिंबल है स्टार, उसके 6 कोने हैं, और उसमें बहुत से देशों को सम्मिलित वो करना चाहते हैं। तो एक तरफ तो वो जो क्रिश्चियन जियोनिस्ट सिविलाइजेशन है, दूसरी तरफ इस्लामिक सिविलाइजेशन है। लेकिन करोड़ी साहब, ऐसे में ईरान को भी तो हल्के में नहीं लिया जा सकता है। देखिए, ईरान के और अमेरिका का मिलिट्री पावर में कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन है ही नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट है, एसिमेट्री है। और एयर पावर है वो ईरान का बहुत कमजोर है। ईरान के पास जो कुछ है वो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, और उनका तो इन्फिनिट है नहीं। और दूसरे देश तो क्या लगता है आने वाले कोई समय नहीं है। में हथियार डाल देगा अमेरिका के सामने ईरान? बिल्कुल नहीं डालेगा हथियार, तो बिल्कुल नहीं डालेगा। देखिए, ईरान किसी भी रूप में, जिस तरह की ईरानी सभ्यता है, जिसका कमिटमेंट है, ये वेनेजुएला की तरह से या नाइजीरिया की तरह से नहीं है। निश्चित रूप से ये वार लंबा चलेगा। जब ईरान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो गोरिल्ला वारफेयर की तरह से दुनिया के कई देशों में ये घटनाएं हो सकती हैं, जिसको हम कहेंगे एक तरह का टेररिज्म कह सकते हैं, टेररिस्ट घटनाएं कह सकते हैं। तो हिंसा का माहौल पूरी दुनिया में बढ़ेगा। अगर ईरान खत्म भी होगा तो नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता दुनिया में शांति होगी। यानी कि कुल मिलाकर अभी ये लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चलती है तो हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरा क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरा है, या समुद्री सुरक्षा, या कूटनीतिक संतुलन? भारत के लिए इन तमाम चीजों में खतरा है। भारत के लिए ये लड़ाई किसी भी हालत में ठीक नहीं है। जो ऊर्जा संबंधी खतरा है वो तो एकदम बिल्कुल आसन है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है।
और अभी इसका असर हम पे इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स है जो रशिया से हमने खरीदे हैं। अगर हमारी ट्रेड डील की ये शर्त थी कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो समस्या होने पर हम रशिया से खरीदे या नहीं खरीदेंगे, ये बात है। दूसरा ये कि ये एक तरीके का थ्रेट तो है ही। अगर अमेरिका यहाँ हिंद महासागर में अगर ऐसा कोई कारनामा करता है तो हमारे वॉरशिप्स, खासकर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय में अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है और वो कितने सुरक्षित है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। खासकर जब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर अमेरिका के साथ अगर कोई समझौता किया है, तो रूस और बाकी देश भारत के कितने पक्ष में खड़े होंगे, जबकि चीन पहले से ही पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। तो ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक खास तरीके का चैलेंज और मुझे लगता है कि जो वास्तविकता है उसको रियलाइज करने का समय है। इकोनॉमिक का नुकसान ये हो सकता है कि हमारे कारगर उस पूरे रीजन में है, डिस्टर्ब रहेगा पूरा मिडल ईस्ट, तो हमें हमारे वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट लेके तलाश में वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो दिक्कत होगी ही। इसके अलावा जो कॉरिडोर जिसकी ये कल्पना कर रहे थे, जो मिडल ईस्ट से लेकर इजराइल और अमेरिका और यूरोप होते हुए गुजरने वाला है, जो कि G20 में हम लोगों ने इस पे बहस की थी और बातचीत की थी तमाम देशों से, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो भारत को तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान है, पर वह इस नुकसान को कैसे हैंडल करता है नई परिस्थितियों में, ये एक अपने आप में चैलेंज बिल्कुल है। बिल्कुल। संजय साहब, मैं आपके पास आऊंगी। ईरान की सेना की अगर बात कर ले हम, उसकी क्षमता और अमेरिका के मुकाबले कितना मजबूत है, और क्या आने वाले समय में ईरान इतना तैयार है कि वो इजराइल से भी लड़ सके, वो अमेरिका से भी लड़ सके? तफसील से बताइएगा। तरन्नुम जी, जैसा कि किरोड़ी सिंह जी ने भी कहा है, अमेरिका और जो है ईरान या अमेरिका और इजराइल को मिला के अगर ईरान के साथ कंपेयर करे मिलिटरीली, तो ईरान स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और उसके साथ इजराइल भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईरान के अंदर वो जो एक जज्बा है, एक जुनून है, और जैसा किरोड़ी सिंह जी ने विस्तार में कहा था कि वो जो है अब अपनी मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संजय साहब, इसको भी हम भूल नहीं सकते कि आज तक ईरान पर किसी ने कब्जा नहीं किया, ईरान को आज तक किसी ने नहीं झुकाया है। ईरान हमेशा डटकर खड़ा रहा है और अपनी लड़ाई उसने खुद लड़ी है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ईरान के पास बेशक जो है उसकी इतनी क्षमता ना हो मिलिटरीली कि जितनी अमेरिका की और इजराइल की है, लेकिन ये इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। आज जिस तरीके से लोगों में जुनून है और जो है जज्बा है अपने देश के लिए कुर्बानी देने का, वो जज्बा आपको शायद इजराइल में तो मिल जाएगा, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स में बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन सोल्जर्स का मोटिवेशन जो है, और खास तौर पर अमेरिकन सोल्जर जब लड़ते हैं किसी और के लिए, क्योंकि जब आदमी अपने देश के लिए लड़ता है तो उसका मोराल, उसका मोटिवेशन बहुत हाई होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी की लड़ाई लड़ रहे हो तो फिर आपका जो है मोटिवेशन उतना नहीं होता। और इस केस में ईरान के जो शक्ति है, जो मिलिट्री पावर है या उनके लोग हैं, उनके अंदर इतना जज्बा है कि उनको वो लड़ते रहेंगे, लास्ट मैन, लास्ट बुलेट, लास्ट मिसाइल, लास्ट ड्रोन तक लड़ते रहेंगे, और वो जो है बेशक बर्बाद हो जाए, लेकिन वो अमेरिका को अब यहाँ से मिडिल ईस्ट से निकलने ही नहीं देंगे। और अमेरिका का इसको बहुत बड़ा हर्जाना जो भुगतना पड़ेगा। अमेरिका तो भुगतेगा ही, पूरा विश्व जो है इसका हर्जाना भुगतेगा। तो ये लड़ाई जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू की है, ये दुनिया की, मैं कह रहा हूं, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, चाहे बेशक सारी कंट्रीज इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आजकल की लड़ाइयां वो लड़ाई नहीं है कि एक जगह लड़ाई हो रही है बाकियों का असर नहीं है। कहीं पे भी लड़ाई होती है तो हर जगह असर होता है। तो वही असर हर जगह देखने को मिल रहा है, और भारत के ऊपर इसका ज्यादा असर होगा, क्योंकि भारत का जो है काफी तेल जो है मिडिल ईस्ट से आता है। तो ये ईरान बर्बाद होगा, लेकिन वो इजराइल को और अमेरिका को भी उतना नुकसान पहुंचाएगा जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। बिल्कुल संजय साहब, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। करोड़ी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। तेहरान में लगातार स्थिति बद से बदतर है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। अब आने वाले समय में IRGC की भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, IRGC तो बिल्कुल डिटरमिन्ड है, क्योंकि वहां ईरान में 2 तरह की फोर्सेज हैं। एक तो सामान्य जो सेना होती है वो है, दूसरा IRGC है। तो IRGC है वो स्पेशल फोर्स है, और पहले ही IRGC को यूरोपियन कंट्रीज सहित अमेरिका, इजराइल सब ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है।
और किसी सोवरेन कंट्री के किसी भी फोर्स को, जो लेजिटिमेट फोर्स है, उसको आतंकवादी घोषित करना भी तो सही नहीं था। तो निश्चित रूप से वो डिटरमिन्ड है। लेकिन इजराइल ने भी ये कहा है कि अगर वहां खोमेनी की जगह दूसरे लीडर को बनाते हैं तो हम उसको भी एलिमिनेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हम अब ये मान के चल रहे हैं कि तीसरी वेव शुरू होने वाली है अमेरिकन अटैक्स की, अमेरिकन इजराइल अटैक्स की ईरान पे। किस रूप में होगा अभी कह नहीं सकते। लेकिन जब इस तरह का वार होता है तो दो एक्टिविटीज डायरेक्ट अफेक्ट होती हैं, एक तो स्टॉक मार्केट और एयर ट्रेवल, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होता है। जिसका असर अभी तीसरा देख भी है रहे हैं। सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एनर्जी है, ऑयल है। और ऑयल जो हरमुज स्ट्रेट से जाता है, चाइना ने ऑलरेडी ईरान से बातचीत की है कि आप उस सप्लाई चेन को मत रोकिए, ऑयल को पास होने दीजिए। और मुझे लगता है भारत सरकार भी ईरान से बातचीत करेगी कि जो स्टेट ऑफ हरमुज है वहां ऑयल के टैंकर हैं उनको पास कर होने दें, उनको नहीं रोकें। तो चीन की तरह भारत भी ऐसा प्रयास करेगा, क्योंकि चीन और भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इसी रास्ते से पूरी होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ ईरान इस भारत और चीन से कन्विंस हो जाए, लेकिन क्या अमेरिका भी उसके लिए तैयार होगा? क्योंकि दोनों का वहां फेस टू फेस है मामला। तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया पे इसका इम्पेक्ट होगा। उसके बाद भारत के तो बहुत स्टेट्स हैं अरब कंट्रीज में, क्योंकि लगभग 90 लाख के करीब इंडियन लोग रहते हैं यहाँ, तो उनका आजीविका तो है ही। उसके साथ साथ इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति भी बड़ी डाउन होगी। फिर इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है, लगभग 180-90 बिलियन के करीब मिडिल ईस्ट से भारत का ट्रेड है। तो वो भी अफेक्ट होगा भारत से, न तो उनसे मिडिल ईस्ट से कुछ आएगा न भारत से कुछ जाएगा। तो दोनों ही साइड में मिडिल ईस्ट के कंट्रियों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनके डेवलपमेंट में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है, या दूसरे देशों के लोग हैं वो भी उनके विकास में भूमिका निभा रहे हैं। तो उनका विकास भी बाधित होगा, और जो दूसरे देश हैं जिनके लोग वहां रहते यानी कि हैं, करोड़ी साहब उनको कुल मिलाकर कई चीजों पर इसका असर पड़ने वाला है। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात लगातार काफी गंभीर होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार कह भी दिया गया है कि फिलहाल अभी युद्ध जो है 4 से 5 हफ्ते और आगे चल सकता है। हमारे पास इतना गोला बारूद है कि हम ईरान पर अटैक करके बिल्कुल ईरान को खत्म कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो रहा है? अब संयुक्त राष्ट्र को भी सामने आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सामने आना चाहिए। देखिए तरन्नुम जी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो आम धारणा बनती जा रही है वो ये है कि केवल वो एक मीडिया प्लेटफॉर्म बन के रह गया, जहां से केवल आप अपनी असहमति और सहमति को दर्ज करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। पर उस प्लेटफॉर्म का कहीं युद्ध रोकने में या कहीं कोई शांति सेना भेजने में कहीं कोई जो पहले महत्व हुआ करता था अब नहीं है। यहाँ तक कि गाजा पीस प्लान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भूमिका नहीं है, जो उसकी भूमिका को लेकर अमेरिका का सीधा सीधा चैलेंज है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और अगर अच्छा कोई अरविंद जी, उम्मीद तो की जब भी किसी जाती से है, कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो इसका अंत क्या होगा? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। देखिए इसका जवाब वैसे इतना आसान तो नहीं है, पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद को जानते हैं वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं, जो डिप्लोमेसी से ऊपर की चीज है वो ये है कि इनकी प्रकृति ही होती है दुनिया का शोषण करना, और जब तक दुनिया में शोषण रहेगा उसका प्रतिरोध भी होगा। और मुझे लगता है कि ये जो नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवादी जो अमेरिकन हैं उनको इतिहास या आगे आने वाले डिकेड में चैलेंज मिलेगा, वो अलग अलग तरीके से मिल सकता है और वहां की घरेलू राजनीति पे इसका असर पड़ सकता है। तरुण जी, अरविंद जी, एक चीज और समझेंगे आपसे। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुस्तान को भी खुलकर सामने आना चाहिए, या फिर रणनीतिक चुप्पी ही बेहतर है? देखिए हिंदुस्तान खुल के सामने आना तो चाहिए, पर यहाँ जो नैतिकता के आधार पर जो डिप्लोमेसी चलती थी वह उस दौर की समय नहीं है। अगर भारत खुल के सामने आएगा तो दूसरी बात है कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, और आवाज उसी की सुनी जाती है जो खुद मजबूत हो। अगर भारत की आर्थिक स्थिति हर तरीके से देखे या भारत के लिए अड़ोस पड़ोस से अगर चैलेंजेस की बात करें तो वो इतने खतरनाक है कि भारत खुलकर सामने आने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि बड़ी शक्तियां भी खुलकर सामने नहीं आना चाहती है, जबकि वह चीन हो या रूस हो। पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में आरआईसी पे काम हो सकता है। रशिया, इंडिया, चाइना को लेकर एक जो फोरम की बात की जा रही है वो कर सकते हैं, पर उसके लिए जो तमाम बड़ी शक्तियां उनको इंडियन इंटरेस्ट को सर्व करना पड़ेगा,
तभी मुझे लगता है कि भारत ये कर पाएगा। बाकी भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल हालात हो जाएंगे। यानी कि जी। यहाँ पर सही बात है और अभी भी हालात मुश्किल वाला ही है। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट है, इसका फायदा चीन और बाकी मुल्क भी उठा सकते हैं? देखिए, इसका फायदा सबसे ज्यादा जो उठा पाएगा वो चीन उठा पाएगा। अब देखिए, एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए उस जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखिए, रशिया जो है, तीन मेन पावर्स हैं वर्ल्ड में, एक रशिया है, एक चाइना है और एक अमेरिका है। अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में फंस गया, रशिया जो है यूक्रेन में फंस गया, चाइना एक ऐसा है जो कहीं नहीं फंसा हुआ, वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कर रहा है और इकोनॉमी को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं ये जो है बोल रहा हूं कि ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर अमेरिका ज्यादा दिन पड़ गए इस इन्वॉल्व हो गया इस लड़ाई में, तो आप देखेंगे चाइना का जो रुख ताइवान की तरफ और ज्यादा एग्रेसिव होएगा और ज्यादा ऑफेंसिव होगा। और इसका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल की खबर के मुताबिक साउथ कोरिया और जापान ने ये अमेरिकन को बताया है कि आपने जो ये अब्राहम लिंकन जो है पैसिफिक सी से निकाल के आपने जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भेज दिया, एक तरह का एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है वहां पे, और वो वैक्यूम जो है आने वाले समय में चाइना उसका फायदा उठा सकता है। तो ये जापान, साउथ कोरिया और ये जो अमेरिकन बेसिस है वहां पे जो है लोगों का तैनाती कम हो गई है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है सर, कि लेकिन चीन ईरान का सपोर्ट बैकग्राउंड में चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। नहीं, देखिए, रशिया जो है डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है, मॉरली सपोर्ट कर रहा है। रशिया कोई हथियार वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि रशिया को खुद हथियार जो है ईरान से और नॉर्थ कोरिया से लेने पड़ रहे हैं। रशिया को खुद अपने सैनिकों की जगह नॉर्थ कोरियंस वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल है चाइना का, चाइना जो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी की लड़ाई में अपना जो है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। वो आपको पैसे दे, वो आपको सामान दे सकता है, लेकिन सामान के भी पैसे देगा, वो आपको कोई एड नहीं देगा। तो इसलिए, लेकिन चाइना चाहेगा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व रहे, तो उसके बाद जो दो पावर हैं वो तो इन्वॉल्व हो गई, तीसरी पावर जो है वो जो चाहे कर सकती है, वो करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में देखना ताइवान के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। जिस हिसाब से दुनिया में कोई इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज द राइट। तरुणम जी। ठीक, करोड़ी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मिडल ईस्ट में लगातार हम हालात देख रहे हैं कि कैसे हैं। ऐसे में सऊदी अरब और बहरीन में क्या लगता है आने वाले समय में और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ खराब होगी। वो ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के साथ आएंगे, और ये भी नहीं लगता कि वो ईरान के साथ खुलकर रहेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी तो अभी यह है कि किसी न किसी तरीके करोड़ी साहब, कहा यह भी जा रहा है कि जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से संयुक्त रूप से ईरान पर कार्रवाई किया गया, उसमें कहीं ना कहीं सऊदी का भी हाथ रहा है बैकग्राउंड में। देखिए, ऐसी कुछ रिपोर्ट है, लेकिन उनका कोई वेरीफाइड वैसे उस तरह से नहीं है, क्योंकि जो रिलीजियस सॉलिडरिटी है वो तो निश्चित रूप से ईरान के साथ है, लेकिन उसकी कोई ऐसी वेरीफाइड चीजें नहीं है। ऐसी मीडिया में बहुत सी रिपोर्ट आई हैं कि सऊदिया ने सपोर्ट किया है अमेरिका का, लेकिन अभी तक खुलकर सैनिक दृष्टि से सऊदिया ने अमेरिका के साथ कोई स्टैंड नहीं लिया है। और केवल सऊदिया ने नहीं, मिडिल ईस्ट के किसी की भी कंट्री ने इस तरह का स्टैंड नहीं लिया है कि ईरान के अगेंस्ट में वो लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ईरान उन पे जो अटैक कर रहा है, ईरान का ये कहना है कि हम केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, हमारे किसी भी दूसरे जो अरब मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ईरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका में देखें तो ट्रंप की स्थिति और मजबूत हो गई है। कल सीनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि उस प्रस्ताव में जो ट्रंप के पावर्स हैं वो कम करने का था, तो वो पास हो गया है। तो ट्रंप को एक और एनकरेजमेंट मिल गया है, तो ट्रंप और अधिक मजबूत होते लग रहे हैं। तो जैसा अरविंद जी ने कहा कि ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि पुराने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में तकनीकी इतनी एडवांस नहीं थी, और आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी एडवांस है वो उसमें बहुत से देश, भारत सहित, बहुत कमजोर हैं। तकनीकी के रूप में जो दो चीजें समझ में आ रही हैं, उसके आधार पे हम कहते हैं
कि पैक्स सिनेका और पैक्स सिलिका, उसमें अमेरिका और चीन है, बाकी देश हैं इनके बैंडवागनिंग हो सकते हैं अगर लड़ाई लड़नी है तो। बाकी जो इस तरह का अभी जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का स्वरूप सामने आ रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ना बड़ा मुश्किल था। परंपरागत तरीके का साम्राज्यवाद होता तो उसके विरुद्ध तो लड़ लेते। अगर और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बातचीत की, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ डिसमेंटल हो गया तो क्या विकल्प होगा? फिर तो बिल्कुल ही ये एनार्की हो गई। अभी कुछ तो होप है, बहुत सी सकारात्मक भूमिका भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने निभाई है। जहां की ग्रेट पावर्स या सुपर पावर्स इन्वॉल्व नहीं थे वहां सकारात्मक भूमिका रही है, लेकिन जहां ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं वहां बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ हेल्पलेस हो जाता है। अमेरिका इस समय ये मान के चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल इनफेक्टिव हो गया। ट्रंप ने ये बहुत पहले, मैंने 1.5 महीने पहले भी कह दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए विश्व शांति के लिए मुझे भूमिका निभानी पड़ रही है। लेकिन जो शांति का रास्ता अमेरिका ने अख्तियार किया है वो मुझे लगता है कि अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन अमेरिका के अलाई हैं, उनको मजबूरन मुझे लगता है अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। वैसे स्पेन ने मना कर दिया है, अमेरिका ने अनाउंस किया था कि स्पेन हमारे साथ लड़ने को तैयार है, स्पेन ने मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे। लेकिन कितने यूरोपियन देश इस तरह के पोजीशन लेते हैं ये अभी देखने की बात है। ओवर। ठीक, अरविंद जी मैं आपके पास ही आऊंगी। आयतुल्लाह अली खामनी की मौत हो गई, अब नया चीफ जो है उनका ऐलान हो चुका है, मुस्तबा खामनी। उनके बेटे को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि घायल शेर हैं, आने वाले समय में ईरान में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक तौर पर अब कितनी रणनीतियां बदल सकती हैं आपकी नजर से? देखिए, ये पहले ही दिन से तय था कि जो खामनी साहब के बेटे हैं वो नए रूहानी लीडर होने वाले हैं। अभी जो टेम्परेरी जो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था वो ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के तहत था, जिसमें प्रेसिडेंट और जो चीफ जस्टिस और एक जो वहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उसके बाद में जब ये आएंगे तो कट्टरवाद बहुत तेजी से बदलेगा और वहाँ रेडिकलिज्म बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ज्यादा खतरनाक होगा, चाहे आप वहाँ फिलिस्तीन को लो या ये तमाम जितने भी जो आंदोलन है, यहाँ तक कि जो भारत का भी राष्ट्रीय आंदोलन था जो कि पुराने साम्राज्यवाद से लड़ने का ट्रेंड है, तो उसमें भी हमने देखा है कि पहले नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे, और फिर बाद में हमने वहां की सेनाओं को, खासकर नौसैनिक विद्रोह तक बात पहुंच गई थी। तो ईरान में भी लगभग वही होने वाला है, कट्टरपंथ बढ़ेगा और अमेरिका के लिए जो चैलेंजेस हैं वो और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि जो खासकर अमेरिकी नागरिक समाज है उसकी सुरक्षा को आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक खतरा होने वाला है। जी तरन्नुम जी। संजय साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, इजराइल के लिए भी है और ईरान के लिए भी, और हम कहें तो पूरे मिडल ईस्ट के लिए। ऐसे में हिंदुस्तान की अपनी तैयारी होनी चाहिए। इंडियन नेवी को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जहां तक सवाल है, जब लड़ाई मिडिल ईस्ट में हो रही है तो इंडियन नेवी ऑफिशियली दे मे नॉट बी रेडी, उनको रेडी होने के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन जो है जब ऐसे हालात होते हैं तो आर्म फोर्सेज जो है, खास तौर पर हमारी नेवी, वो अलर्ट मोड में आ जाती है। लेकिन उसका कहीं जो है अखबार में या कहीं मीडिया में नहीं आता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम नहीं है कि क्या पता जो ऑयल टैंकर्स है उनको हमको सिक्योर करना पड़े, जो हम जैसे डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है जो ऑयल टैंकर्स है उनको आना दिया जाए। अभी हाउतीज हैं वो भी जो हो सकता है हमला करना शुरू कर दे टैंकर्स के ऊपर। तो इसलिए नेवी को, तो आपने देखा होगा पिछले साल भी जब लड़ाई हुई थी इजराइल की, और उस समय रेड सी के अंदर हाउतीज ने जो है वो लोगों को मिसाइल मारना शुरू कर दिया था और शिप्स को जो है एब्डक्ट करना शुरू कर दिया। तो उस समय भी इंडियन नेवी ने जो है काफी मदद करी, और बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो शिप था उसको भी बचाया था। तो ये इंडियन नेवी ऑलरेडी अलर्ट मोड में होगी, और खास तौर पर जो अरेबियन सी में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाला समय जो है अभी बताएगा कि क्या करना है, लेकिन भारत सरकार को बड़ा ही बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ उनको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बरकरार रखनी है और दूसरी तरफ से उनको ये भी यकीन करना है कि वो जो है किसी तरीके से किसी भी पार्टी को एंटेगनाइज ना करे। हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध एक शुरू हो गए थे होने।
अभी ईरान के साथ जब अयतुल्ला खमैनी के मरने का भी भारत सरकार ने कोई जाने खंडन नहीं किया है, तो उसमें भी बड़ी डिप्लोमेसी कूटनीति से काम लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो है आर्म फोर्सेस जो है भारत के ऑलरेडी अलर्ट मोड में है, लेकिन वो जो है कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, करोड़ी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है लेबनान, सीरिया और यमन जैसे फ्रंट भी अब ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, ये युद्ध सर किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए तरन्नुम, अगर मैं इसका रियलिस्टिक असेसमेंट करूं तो अमेरिका इसमें ज्यादा लूजर हो सकता है। इजराइल और ईरान गेनर हैं। किस रूप में हैं? क्योंकि इजराइल लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र हैं उनको युद्ध में सम्मिलित किया जाए, और अल्टीमेटली इजराइल ने उनको सम्मिलित कर लिया है। दूसरी तरफ ईरान ये चाहता था कि इसको किसी न किसी रूप में एक धर्म युद्ध का रूप दिया जाए, सिविलाइजेशनल वार के रूप में दिया जाए, केवल ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका युद्ध नहीं हो। तो इजराइल और ईरान दोनों अपनी स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है कि कुछ सीमा तक इसलिए सफल हो रहे हैं कि वो इसको एक सभ्यता युद्ध के रूप में टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यह केवल आर्थिक और राजनीतिक नहीं होगा। जब सभ्यता युद्ध होगा तो वो लंबे समय तक चलेगा, एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। और इसमें इजराइल और ईरान दोनों किसी न किसी रूप में गेनर हो सकते हैं। अमेरिका निश्चित रूप से लूजर होगा, क्योंकि अमेरिका पे जिनको विश्वास था कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे सकता है, उनका भी भरोसा अब उठता लग रहा है कि अमेरिका अब अकेला कहीं भी सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने में, वो अमेरिका की छत्र छाया में हम सुरक्षित नहीं हो सकते। हमारे ऊपर भी दूसरे पावर हैं, वो किसी न किसी रूप में अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी, एक सभ्य राष्ट्र के रूप में भी, जिस तरह का अरविंद जी ने बताया कि एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी इमेज बनेगी, और दूसरा है कि अमेरिका पे विश्वास भी देशों का कम होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किस रूप में गेनर होगा। अगर वो अरविंद जी कह रहे हैं कि साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देश के रूप में हम गेनर मान लें, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट अमेरिका के लिए नहीं होगा एक सुपर पावर के रूप में, क्योंकि फिर इस तरह का सुपर पावर कभी सस्टेनेबल नहीं होता है, और इतिहास में वो सुपर पावर एक विलेन के रूप में ही सामने आता है फिर भविष्य में। तो अमेरिका किस दिशा में जाएगा मुझे लगता नहीं कि वो आसानी से युद्ध रोकेगा, लेकिन इसके परिणाम अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, और पूरी दुनिया के लिए तो होने ही हैं। तो लेकिन अमेरिका भी अपनी साख पूरी तरह से खो देगा। ओवर। अरविंद जी आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है और इसका असर है जाहिर तौर पर कई मुल्कों पर पड़ने वाला है, उनमें से हिंदुस्तान भी एक है। तेल की कीमतों में भी आने वाले समय में उछाल देखने को मिलेगा, महंगाई भी अपने चरम पर होगी। क्या लगता है कि कोई मुल्क सामने आ सकता है ईरान से बातचीत के लिए? जी बिल्कुल, इसको चीज को समझना ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद पड़ा है तो इसका कारण ईरान नहीं है, जो कि आमतौर पे इम्प्रेशन दिया जाता है। वो इसका कारण ये कि जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने उन जहाजों को इंश्योरेंस देने के लिए मना कर दिया है, और ऐसी स्थिति में कोई भी जो व्यापारी है वो वहां से जहाजों को भेजना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो वहां मिडल ईस्ट में जो डिप्लोमेट्स काम कर रहे थे उनसे जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि पूरा का पूरा ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया है। पर आप इसमें फर्क देखिए, हालांकि वो एग्री नहीं करते हैं, वो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो डिप्लोमेट्स एग्री नहीं करेंगे, खासकर जो सरकार के पक्ष में बोलेंगे। पर उसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्दर्न पार्ट है और उसका जो साउदर्न पार्ट है, दोनों का फर्क है। अगर मान लो उसका नॉर्दर्न पार्ट ब्लॉक होता है तो कुवैत जैसे कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी वगैरह उन सब चीजों को लेकर बहुत दिक्कतें आ सकती है। खाली ऑयल की ही बात नहीं है। भारत के लिए जो है वो दरअसल ऑयल टैंकर्स के परिवहन को लेकर है। रूस और चीन ये दो ऐसे देश है जिनके ऑयल टैंकर्स अभी भी वहां से आ रहे हैं और जा रहे हैं। भारत को ऐसे में समझदारी से उसका एक ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी अमेरिकन और ईरानियन इंटरफेरेंस के कम से कम इंडियन शिप्स हैं वो आसानी से निकल पड़े, और उसके लिए खासकर जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इतना विश्वास या ताकत दिलानी होगी, तभी मुझे लगता है कि इस समस्या से निपट पाएंगे। पर वह विजन हमारे डिप्लोमेट्स में है या नहीं है, ये एक अलग बात है।
ठीक है जी। संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि ये जो युद्ध जो है हम हर जगह से देख रहे हैं, चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र हो, हर जगह से लड़ा जा रहा है। क्या आने वाले समय में साइबर वॉर में ये वॉर तब्दील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, लड़ाई जो आजकल की लड़ाई है वो कोई हथियारों से, जो काइनेटिक लड़ाई अकेली नहीं होती है। साइबर वॉरफेयर होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होता है। तो कई तरह के वॉरफेयर होते हैं और उसमें जो है जिसकी जैसी क्षमता है उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करता है। तो जहां तक ताल्लुक है, आप देखिए जो ईरान जो जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, और जैसा बताया जाते थे कि आयरन डोम है इजराइल के पास, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी मिसाइल्स और ड्रोन जो है काफी इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन कुछ फिर भी जो है निकल के टारगेट को हिट करते हैं। तो प्रिसिशन स्ट्राइक जो हो रही है, खास तौर पर जैसे एम्बेसीज वगैरह को कर रहे हैं, तो इसमें ये पक्का है कि जो रशियंस हैं और जो चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम के सैटेलाइट है, दे आर गिविंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस टू इरानियन फोर्सेज। इसलिए वो इतनी कामयाबी से जो है हमला कर पा रहे हैं। तो ऐसा, और साइबर वॉरफेयर में तो हमेशा जो है इजराइल हमेशा एक्सपर्ट रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और आने वाले समय में, अभी तो काइनेटिक है, उसके साथ साथ पैरेलल ये जो है साइबर वॉरफेयर और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये स्पेस वॉरफेयर, ये सब चलेंगे। तो इसलिए अभी हमको सिर्फ देखते रहना है किस तरीके से जो है कार्रवाई आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। करोड़ी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लगता है इसका अंत क्या हो सकता है? क्या वन टेबल टॉक हो सकता है? क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से कहा यह गया है कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं अमेरिका के साथ, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। देखिए तरन्नुम, अगर बातचीत से कुछ होता तो बातचीत तो चल ही रही थी। बिल्कुल। और उसी बातचीत को सैबोटाज करने के लिए इजराइल ने अटैक किया। और ये अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो स्ट्राइक कर रहा है वो इजराइल ने जो वार शुरू किया उसको फॉलो कर रहा है, अमेरिका ने नहीं किया। जब इजराइल ने कर दिया तो अमेरिका के लिए ये मजबूरी हो गई है कि वो वार में सम्मिलित हुआ है। ये जून में भी यही किया कि बातचीत आगे बढ़ रही थी तो इजराइल ने वार शुरू कर दिया। अभी भी बातचीत आगे बढ़ रही थी। जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि बहुत सफल हैं, हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उस पर कंसेंसस बन जाएगी, साइन हो जाएंगे, यहाँ तक बातें चल गई थी। तो इजराइल ने उस समय सैबोटाज किया। तो इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि बातचीत आगे बढ़े। इजराइल ये भी नहीं चाहता कि गाजा में भी शांति हो। जब तक इजराइल अपना एक्सपेंशन न कर ले तो इजराइल का जो विस्तारवादी दृष्टिकोण है वो उसको पूरा करना चाहता है, उसका सफल होना बड़ा मुश्किल है। तो इजराइल नहीं चाहता है कि बातचीत शुरू हो। तो इजराइल और ईरान के बीच तो बातचीत होने का सवाल ही नहीं। अब अमेरिका के साथ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले से कहते रहे हैं कि हम न्यूक्लियर अपना जो मिशन है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, बातचीत आगे तो बढ़े। लेकिन डिफरेंस वहां थे कि अमेरिका चाहता था कि सब इश्यूज पे एक साथ बातचीत हो, ईरान ये चाहता था केवल न्यूक्लियर पे हो, बाकी पे बाद में बातचीत हो सकती है और हमारे सैंक्शन कुछ हटें। तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं था। ये करोड़ी साहब, यहाँ पर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी कि अपडेट इसमें सामने आ रहा है। ईरान 6 महीने जंग को तैयार है, अमेरिका महीने भर भी नहीं टिकेगा। ईरानी थिंक टैंक डायरेक्टर की तरफ से ये दावा किया गया है, कहा यह भी गया है कि हमारे मॉडर्न मिसाइल सभी बाकी हैं। देखिए, ईरान के पास मिसाइल पावर काफी है, ड्रोन और मिसाइल पावर काफी है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो इतना नीचे उन्होंने दबा रखा है, पहाड़ियों के नीचे, लगभग सैकड़ों मीटर नीचे है, तो उसको ईरान और अमेरिका आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो मिसाइल पावर तो है, लेकिन वो 6 महीने तक टिक पाएगा ये मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। लेकिन बिखरा हुआ ईरान भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। अगर बिखरा हुआ ईरान भी ये तो है, तो शांति स्थापित करना ये अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। और एक रूस ने अभी एक और अलर्ट इश्यू किया है कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे अगर अटैक करते हैं तो उसके खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं, जैसे रेडिएशन है या दूसरे हैं। तो उस पे भी ध्यान देने की बात है जो रशिया ने अभी कहा है।
तो ऐसी स्थिति में बातचीत में कोई पहले भी मध्यस्थता कर रहे थे, अब मध्यस्थ के रूप में कोई आने को तैयार नहीं है। ईरान जरूर प्रयास शुरू से भी कर रहा है और अब भी ईरान टर्की प्रयास कर सकता है, और टर्की के प्रयास से अगर कोई बातचीत शुरू हो जाए तो हो जाए, बाकी मुझे मुश्किल लगता है। अरविंद जी मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि हमारे पास हथियार बहुत हैं, हम अभी 5 से 6 हफ्ते और लड़ाई लड़ सकते हैं। ईरान की तरफ से ये नया बयान सामने आ गया, कहा कि अमेरिका अब 1 महीने भी हमारे सामने नहीं टिक सकता है, अभी हमने अपने हथियार और ड्रोन्स को निकाले नहीं है। कहा जा रहा है सर ये लड़ाई, और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? देखिए, हथियार तो बहुत है अमेरिका के पास, पर कहाँ के लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जैविक युद्ध शुरू होता है, जैसे कि कोरोना पीरियड में हुआ था, युद्ध नहीं कहना चाहिए या उसको एक्सीडेंट कहना चाहिए, तो उसमें क्या अमेरिका सस्टेन कर रहा था? अगर मान लो लड़ाई उस स्तर पर चली जाती है कि जैसे कि एंथ्रेक्स का हम बीच में सुनने में आ रहा था कि अमेरिका में पूरी जगह एंथ्रेक्स का जो जीवाणु है उसको फैलाने के लिए भेजा गया था, तो अमेरिका के लिए वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। तो वो कहाँ लड़ पाता है ये है। हाँ, ईरानी आसमान अभी खुला है और ईरान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसके लिए पुतिन साहब ने भी बोला था कि अगर S-400 लिया होता तो आज ईरान को यह दिन नहीं देखने पड़ते हैं। पर बात यह है कि घरेलू विद्रोह इतनी जबरदस्त स्तर पर था, ईरान कहां से पैसा लाता है S-4 जैसा महंगा डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, तो वह भी संभव नहीं था। तो अगर आसमान और समुद्र की बात करें तो अमेरिका बिल्कुल ही ताकतवर है, पर जब वह जमीन पे आएगा और जब वहां ईरान की पहाड़ियों से और वहां पे जब उसके सोल्जर्स जाएंगे और हर तरफ से हमले होने शुरू होंगे और वहां से जब लाशें वापस लौटनी शुरू होगी, तब अमेरिका कितना टिक पाएगा ये वाकई मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का इस बारे में रिकॉर्ड बहुत खराब है। हर जगह उसे शर्मिंदा होकर और वो बेआबरू होकर निकलना पड़ा है, चाहे वो इराक हो, 2011 में उसे वहां से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। बहुत मुश्किल है अमेरिका को जमीन पे अपनी इज्जत बचाने में। हाँ, आसमान और समुद्र में वह अपनी मनमर्जी कर सकता है। ठीक, संजय जी मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 1 घंटे अभी ईरान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा और ईरान को हम खत्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक अपडेट भी सामने आ रहा है कि इजरायल ने लेबनान में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसाए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सर, ये युद्ध दूसरे डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं उसको मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का काम सिर्फ बोलने का है। और जो मैं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया में एक तरह का जो है दहशत फैला दी है, और वो आए थे नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए, और मुझे लगता है उनको वॉर प्राइज मिलना चाहिए। अब जहां तक सवाल है, जब तेजावत साहब बात कह रहे थे, उसी को बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि ईरान 6 महीने तक कर पाएगा और अमेरिका 1 महीना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक ड्रोन आता है $20,000 का, और एक पेट्रियट मिसाइल जो उसको इंटरसेप्ट करती है वो आती है $4 मिलियन की। तो 1:200 का जो है दोनों का फर्क है बनाने में। ईरान के पास सस्ते ड्रोन है, वो $20,000 के ड्रोन बना भी सकता है, बना रखे हैं, और वो आगे रिप्लेनिश कर सकता है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ईरान ये कह रहा है कि 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल जो है इतनी महंगी आती है और आप उनको इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी जो है पेंटागन की जो है सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो ये है, और उसी की वजह से पेंटागन ने कई दफे डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा था कि इस लड़ाई में हम जाएंगे तो हमारा जो है रिप्लेनिशमेंट करना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो है हालत ये आएगी कि नेटो कंट्री से इनको जो है संजीव साहब, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। एक अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, ईरान जंग के बीच जो है यूएस ने टेस्ट किया है डूम्सडे मिसाइल, जो कि हिरोशिमा से ज्यादा तबाही मचा सकती हैं। देखिए, ये सब बातें रेटोरिक है, ये उन्होंने ट्राई किया होगा, उसमें कोई नहीं, लेकिन वो कोई भी चीज चलाने के लिए भी दम चाहिए, ऐसा नहीं है। हिरोशिमा पे जब उन्होंने हमला किया था तो दुनिया में किसी और के पास बम नहीं था, ठीक है, और वो उस समय जो है रशिया और चाइना जो अमेरिका थे वो एक ही साइड से लड़ रहे थे, जर्मनी और जापान के खिलाफ। लेकिन वो हालात अब बदल चुके हैं, इतना आसान नहीं है, और अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो आगे चल के देखेंगे क्या इस्तेमाल करते क्या इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, किरोड़ी साहब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। युद्ध की नई कहानी अब हम देख रहे हैं। देखिए तरन्नुम जी, जैसा कि संजीत सर ने कहा कि नए तरीके का वार हो सकता है,
देखिए, ट्रंप ने एक जेनेसिस मिशन शुरू किया है, और वो मिशन शुरू करते हुए उन्होंने कहा था कि ये मैनहट्टन से भी ज्यादा अफेक्टिव, ज्यादा बड़ा मिशन है। मैनहट्टन का मतलब है कि वर्ल्ड वार में बम तैयार करके हिरोशिमा नागासाकी पे डालना था। तो उनका जेनेसिस मिशन है वो एआई से रिलेटेड है, तो उसके थ्रू वो दुनिया पे डैमेज तो कर सकते हैं, नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन वो नुकसान से अमेरिका स्वयं कैसे बचेगा, ये भी तो एक देखने की बात है। क्योंकि देखिए, ईरान को उन्होंने अब आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया लंबे समय से सैंक्शंस के, और राजनीतिक दृष्टि से भी उनको क्रिपल कर रहे हैं। अंदर वो डिसेंशन जैसे कुर्द को भड़का रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं, और अपील भी की है कि ईरानी जनता से कि आप विद्रोह कर दीजिए। लेकिन अमेरिका में भी कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। वहां भी बिल्कुल करोड़ी साहब, ऐसे में चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो या फिर अमेरिका हो, लगातार यहाँ पर अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। माफी के साथ मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। संजीत जी, करोड़ी साहब, अरविंद जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।